नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देखना शुरू कर चुके हैं टू द पॉइंट। और टू द पॉइंट में आज बात एक बेहद संजीदा विषय के ऊपर, उन सवालों पर जो तब खड़े हुए जब नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई जिसका नाम है अडोलसेंस। सीरीज पर बाद में बात करेंगे, लेकिन जिंदगी की खूबसूरती इस अल्फा मेल वाली सोच से किस तरीके से बिगड़ जाती है, वो अपने आप में ही इस फिल्म में दिखाई देता है। एक 13 साल का लड़का एक लड़की का कत्ल कर देता है, और बाद में जब मालूम चलता है कि वो लड़का कैसे सोचता है, या फिर यूं कहा जाए कि क्या महसूस करता है, तो अपने आप में ही सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नेटफ्लिक्स की स्क्रीन से बाहर असली जिंदगी में भी क्या हमारे देश के युवाओं की सोच सीमित हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और आज साइकोलॉजी और एक्सपीरियंसेस के नजरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली, या फिर यूं कहा जाए कि अल्फा मेल वाले ये स्टैंडर्ड्स में फिट होने की जद्दोजहद हमारी सोसाइटी को कहां पर लेकर जाएगी और कैसे इस पर लगाम कसी जाए। हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राहत मल मौजूद हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ ऐश्वर्या राज हैं, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं और साथ में एक पत्रकार भी हैं। हमारे साथ तनिष शर्मा हैं, जो कि पत्रकार के साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर हैं। हमारे साथ अजय राणा सर हैं, जो कि एक लेखक हैं और एक स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। सबसे पहले मैं जाना चाहता हूं राहतमल मैम आपके पास। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब हम एक बच्चे की सोच की बात करते हैं, वो वही सोचेगा जो वो कंज्यूम करता है। और ऐसे में जब सोशल मीडिया इतनी प्रखरता से अपने आप को फैला रहा है, तो चौतरफा कंटेंट की जब बमबारी होती है एक बच्चे पर, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? That's a very good question, Vaibhav. Thank you. सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव पड़ता है ब्रेन पे. If जी। we see the MRI scans of consuming digital media, our entire brain is consumed at that moment, and there is a lot of information being processed. हम्म। Now, there is a reason why there are certain age limits. If we see nowadays, I am really shocked to see small little children, उनको phones दिए जाते हैं. वो उनको पता होता है यूट्यूब कैसे खोलना है, सोशल मीडिया कैसे खोलना है, और उनके पेरेंट्स बेफिक्र होते हैं. बोलते हैं अगर हम इनको फोन ना दे फिर ये खाना नहीं खाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, तो हम इनको फोन दे देते हैं. नाउ इतना बुरा प्रभाव पड़ता है ऑन देयर ब्रेन्स व्हेन दे आर सीइंग थिंग्स एट एन अर्ली एज. जी। Now, children evolve with every generation. They are very smart. So if parents feel हम child controls डाल देंगे, child lock डाल देंगे, I have seen children with my own eyes. वो बोलते हैं मैम जब मम्मी नहीं देख रही हम ना चेंज कर लेते हैं और हम देखते हैं जो हमने देखना है. Now imagine at an age where you don't understand things like this. You don't have a world view and you see things which are disturbing. Now, by disturbing, I mean not only pornography, different things which a child does not understand. जी। They will not understand what it means. वो अपने limited नजरिए से देखते हैं. बिल्कुल। Now, to understand this a little more also, scientific perspective से अगर हम देखें, हम हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती है वो होती है जो भी हम नॉलेज हमें मिलती है हम कैसे इसको कंज्यूम करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं. एंड समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम आवर ब्रेन टू मेक इट इजियर एंड फास्टर फॉर प्रोसेसिंग इनको कैटेगरीज में स्टोर करती है. नाउ ये जो कैटेगरीज होते हैं, इसी तरीके से वी स्टार्ट फॉर्मिंग स्टीरियोटाइप्स टू मेक इट इजी फॉर द ब्रेन. जी। और जब हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स चीजें बोलते हैं जैसे ओ तुम लड़के हो, तुम क्या कुकिंग कर रहे हो, तुम क्या फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, लड़के हो के ये कर रहे हो, लड़की हो के तुम स्पोर्ट्स कर रही हो. ये क्या होता है, इससे जेंडर बायसेस शुरू होते हैं, इससे स्टीरियोटाइप शुरू होते हैं. एंड दैट इज व्हाट स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स लाइक दिस. नाउ इफ वी हैव थिंग्स लाइक स्टीरियोटाइप्स ऑलरेडी and then we have social media starts to perpetuate these stereotypes. And for younger children जिनको पता नहीं मैं क्या चॉइस करूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, पॉपुलैरिटी के रेस में वो पड़ जाते हैं.
कंपैरिजन के रेस में वो पड़ जाते हैं, दे डू थिंग्स दैट दे डोंट वांट, जी। and then it starts to put pressure on a child unnecessarily. हम्म। So I think for children to be using it, like I see younger children, it starts to make them numb on a lot of things. बिल्कुल। मैं एक थिएटर में बैठी थी. It was a movie which was there were a lot of underage children sitting there, and there was a very violent scene. और वो यौन कर रहे थे. अरे यार, हम तो बोर हो रहे हैं इसमें. So you can just see how numb they've become to things like violence, sometimes sexual violence, sometimes not understanding, not having proper knowledge about these things. जी। So, social media does play a very big role, like you said, and it creates very big problems. So, you have to have parents who are aware what children are doing, and also teachers who I think are very good friends. When parents aren't good friends, teachers are very good friends of children. And if they can also kind of guide the child in the right way, that would help a lot as well. जी, अपने अध्यापक का जिक्र किया है तो मैं अध्यापक को एक इस चर्चा में ले आता हूँ। अजय राणा सर हमारे साथ हैं, जो अध्यापक होने के साथ साथ एक ऑथर हैं और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। अजय सर, आप स्कूल में पढ़ाते हैं और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम इस वेब सीरीज को देख रहे हैं तो शायद हमें नेटफ्लिक्स की स्क्रीन के बाहर निकलकर अपने आसपास भी देखने की जरूरत है कि शायद जो बच्चा एकदम कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है, कहीं वो बच्चे अपने भीतर कुछ चीजों को दबा तो नहीं रहे हैं। मुझे लगता, आप इसके क्या कारण मानते हैं? और आपने जब ये वेब सीरीज देखी तो बतौर एक स्क्रीन प्ले राइटर आपको क्या लगता है कि इस स्क्रिप्ट को लिखने वाले ने किस पर्सपेक्टिव से इस वेब सीरीज को लिखा है? सबसे पहले सभी को नमस्कार। जी। और आज ही मैंने ये वेब सीरीज देखी है, और स्क्रीन प्ले राइटिंग के हिसाब से जो मुझे लगा कि जो राइटर ने इसको लिखा है, उसका लिखने का मकसद ये था कि वो मनोवैज्ञानिक तौर से सोसाइटी को तैयार करे इस समस्या के लिए जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी होने वाली है और हो भी चुकी है, मैं मानता हूँ इसको। हाँ। हालांकि ये फिल्म इंडियन सोसाइटी पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि सोसाइटी भी डिफर करती है, पर फिर भी वर्ल्ड लेवल पर सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को हम नकार नहीं सकते हैं। और जब मैं इस फिल्म को देख रहा था, इसके कुछ सीन तो मुझे काफी इम्पैक्टफुल लगे। जैसे क्लाइमेक्स में जो पेरेंट्स की बातचीत है वो बहुत मीनिंगफुल है, वो हमें सोचने पे बिल्कुल। मजबूर कर देती है कि पारिवारिक जो डायनेमिक्स है, हमारे जो फैमिली के डायनेमिक्स है, कैसे बच्चों का इम्पैक्ट मतलब उसको प्रभावित कर रहे हैं। हम समय नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, चाहे इसमें एज ए पेरेंट्स मैं भी क्यों ना हो, हम भी कई बार चाहते हुए भी समय नहीं दे पाते, और वो बच्चे कुछ बताना भी चाहते हैं तो शायद हम सुन नहीं पाते या उनके पास नहीं बैठ पाते उतना जितना हमें बैठना चाहिए। और उस इस फिल्म में खासकर अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में यही दिखाया गया कि उस बच्चे को पेरेंट्स उतना समय नहीं दे पा रहे। हालांकि उसके घर में बहन भी है, हालांकि बहन के साथ उसकी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं दिखाई, फिल्म के अंदर भी नहीं दिखाई है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। जब अकेला महसूस कर रहा है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक तरह से क्या ले रहा है, वो सहारा ले रहा है। इंस्टाग्राम दिखाया फिल्म के अंदर। और दूसरी बात जो मुझे लगी, आइडेंटिटी का भी आज के जो बच्चे हैं, जो ग्रोइंग एज के बच्चे, एडोलसेंस एज के बच्चे हैं, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, एक आइडेंटिटी का भी इनके अंदर एक क्राइसिस है बच्चों के अंदर कि मेरी कुछ पहचान बने। जैसे अभी एनिमल फिल्म में क्या था, रणबीर कपूर का जो करेक्टर दिखाया है, वो एक स्कूल के अंदर बंदूक लेके चला जाता है, एक सीन दिखाया है उस फिल्म के अंदर। तो वो क्या है, सोसाइटी में इस तरह की चीजें हो रही हैं तभी फिल्म में आ रही हैं। हालांकि लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया फिल्म को, पर मैं नहीं मानता। फिल्में हमें सोचने पे मजबूर तो करती हैं। अगर इस लेवल की कोई फिल्म आ रही है, ये एडोलसेंस की बात करें या एनिमल की बात करें, कहीं ना कहीं सोसाइटी में से ही चीजें उठा के वो दिखा रहे हैं। और हमारा क्या ड्यूटी बनती है, जो अल्टीमेटली अगर हम समस्या की बात कर रहे हैं तो हमें समाधान के बारे में भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि हमें कम से कम एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, या एज ए जो भी रोल हमारा परिवार में है, सोसाइटी में है, हमें बच्चों को समय देना चाहिए। इस समस्या का हल यही है। अगर आप अपने बच्चों के साथ नहीं बैठोगे तो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाएगा, वॉयलेंस में जाएगा। और इस फिल्म में भी ऐसा ही दिखाया है कि वो आइडेंटिटी के चक्कर में उस लड़की की हत्या कर देता है, क्योंकि वो कमेंट, उसके इंस्टाग्राम पे वो कमेंट उसको सीरियसली ले लेता है। और वो कहीं ना कहीं अपनी उस चीज को जो उसके मन में चल रही है किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा। अगर वो शेयर कर लेता, मान लो अपनी मम्मी के साथ, बहन के साथ, तो शायद वो उस लेवल का क्राइम नहीं करता जिस लेवल का क्राइम इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। और ये समस्या आने वाले टाइम में है।
और मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि समय की पाबंदियां हैं। हमारे पास तो बहुत सारे केस स्कूल में इस तरह के आते हैं, अगर मैं यहाँ पे जिक्र करने लगा तो अच्छा खासा समय लग जाएगा। हम डील करते हैं क्योंकि मैं साइकोलॉजी से भी हूँ, मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी है, फिल्में भी लिखता हूँ मैं, किताबें भी लिखता हूँ। तो मनोवैज्ञानिक तौर पे ही हम करेक्टर को डिजाइन करते हैं, और इस फिल्म में बड़ी खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया, मुझे बहुत पसंद आई ये फिल्म। हालांकि मैंने सुना था इस फिल्म के बारे में, पर वैभव ने आज जिक्र किया तो मैंने आज ही दिन में 4 घंटे लगा के इस फिल्म को पहले देखा, क्योंकि चर्चा में बैठने से पहले अगर फिल्म ना देखी तो फिर फायदा ही नहीं है बैठने का। तो फिर वो ईमानदारी से बात आएगी नहीं सामने, तो मुझे कहीं ना कहीं था कि कुछ बातें हो चाहे थोड़ी हो पर अच्छी हो, जिससे कुछ हल बिल्कुल। निकले कम से कम। जो भी इस बातचीत को सुने, हम अपने बच्चों के पास बैठे प्यार से समय, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एक एपिसोड अपनी 11 साल की बेटी को भी दिखाया, साथ बैठ के हमने देखा। जी। मैंने अपनी बेटी को भी बिठाया। तो हमारा रोल बहुत है, सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में। सुबह मैंने फोन किया अजय सर को, हम डिबेट कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो अजय सर ने कहा कि यार मैंने तो नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं देखी है। तो मैंने कुछ आर्टिकल्स भेजे इन्हें, लेकिन 4 घंटे बाद इनका मैसेज आता है, वैभव मैंने पूरी नेटफ्लिक्स देख ली, सीरीज देख ली है, बहुत बेहतरीन है, और बड़ी बेहतरीन तरीके से आपने इसका जिक्र किया है। लेकिन आपने जिक्र किया है सोशल मीडिया पर आते हुए कंटेंट का भी। अब जब कंटेंट का जिक्र आता है तो खुद नेटफ्लिक्स जिस पर ये सीरीज आई है, वहां पर भी, खुद नेटफ्लिक्स पर भी हर तरीके का कंटेंट मौजूद है। और जैसा हमने हम्म। राहत में हमने जिक्र किया था कि एक बच्चे का जो मन होता है उसे नहीं मालूम है कि उसे क्या चीज देखनी है, वो बिना समझे चीजों को कंज्यूम करता है। तो ऐसे में जरूरत आती है कि कंटेंट रेगुलेशन, इस पर चर्चा की जाए, इस पर बात की जाए। और ऐसे में मैं चर्चा में शामिल करना चाहता हूं, हमारे साथ मौजूद हैं ऐश्वर्या राज और तानिश शर्मा, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं और साथ में जर्नलिस्ट भी हैं। सबसे पहले तानिश, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब कंटेंट रेगुलेशन की बात होती है, आपके पर्सनली भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप कंटेंट बनाते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी वीडियोस के जरिए से आपको गुजरना पड़ता होगा, और ऐसे में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं जो आपको आपके विषय से भटकाएंगी। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? सबसे पहले तो अजय सर ने मेरे को दुविधा में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि चर्चा में आने से पहले अगर आपने फिल्म ही नहीं देखी, सीरीज नहीं देखी तो क्या फायदा। तो जी। मेरे पास समय तो नहीं था फिल्म देखने का, आज मैं काम से आके सीधा इस डिबेट में बैठा हूँ। लेकिन अब बात सोशल मीडिया की है तो उस पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखना चाहूँगा। और अगर मैं समराइज करके बताऊं तो मेरे दो मुख्य चिंताएं हैं सोशल मीडिया को लेके। एक है स्केल, एक है रीच, जिसके बारे में मैंने बात भी की थी हाल ही में अपने सोशल मीडिया पेज पर। और स्केल से मेरा मतलब है कि आखिर कहाँ तक ये कंटेंट पहुंच चुका है। बिल्कुल। तो एक स्टेटिस्टिक मैंने पढ़ा था कि हर दिन 200 बिलियन रील्स जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखी जा रही है। और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स को मैं इसमें से हटा रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं दो ऐप्स में देखा जा रहा है। तो ये इसका इम्पैक्ट, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना स्केल है इसका। और जो दूसरी मुख्य चिंता है वो है रीच। रीच यानी कि किस किस एज ग्रुप तक पहुंच रहा है ये कंटेंट, सेम तरह का कंटेंट। अगर मैं एक 24 साल का लड़का हूं और अगर कोई 30 साल का, 40 साल का इंसान है, जो कंटेंट वो देख रहा है वही सेम कंटेंट एक छोटा बच्चा देख रहा है, चाहे वो 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। ये एल्गोरिदम जज कर रहा है कि आप क्या देखेंगे। आप दो सिमिलर तरह की रील्स देखेंगे तो अगली 15 रील्स आपको उसी तरह की मिलती जाएंगी। तो इस पे कोई रोक नहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपको उम्र के साथ सीखनी चाहिए, उम्र से पहले सीखना शायद आपको एक तरह से, शायद आपका ब्रेन उसको ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाता और शायद आप गलत डिसीजंस और गलत परसेप्शंस लेके बड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस से आप नहीं सीख रहे, आप यहाँ पे सीधा कंटेंट से सीख रहे हैं जो एकदम से आपके ऊपर थोप दिया गया है। तो शायद आपका दिमाग कंफ्यूज हो सकता है, मेरा ये मानना है। तो इससे, जैसे आपने कहा कि रेगुलेशन के बारे में पूछा और मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, मैं भी पर्सनली चाहता हूँ कि मेरा जो सोशल मीडिया पे कंजम्पशन है वो टाइम कम हो। एक कंटेंट क्रिएटर होने की वजह से मैं इस पर काफ़ी देर रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइम इस पे कटे। तो जब भी मुझे लगता है कि शायद मेरी फीड खराब हो गई है, शायद ऐसा कंटेंट आ रहा है जो मैं कंज्यूम नहीं करना चाहता, तो मैं इंस्टेंटली कुछ और देखने लग जाता हूँ और कुछ डिफरेंट टाइप का कंटेंट देखने लग जाऊंगा, कोई डिफरेंट पेज खोल लूंगा ताकि मेरी फीड जो है बेहतर हो सके, या फिर मैं सोशल मीडिया ऑफ कर दूंगा। लेकिन मैं रेगुलेशंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस आने चाहिए, भले ही वो लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से सरकार इसमें अगर आगे आती है, थोड़ी टांग अड़ाती है, तो सरकार
वैसे भी सरकार फोर्स करके काफी चीजें कर सकती है, तो कम से कम इसमें भी वो थोड़ा बहुत अपना जो योगदान है वो दे सकती हैं इसमें। सोशल मीडिया रेगुलेशन के जरिए ऐश्वर्या, मैं इसमें एक और पहलू को लाना चाहता हूं जो इस फिल्म के जरिए उजागर होता है, वो है अल्फा मेल वाला कॉन्सेप्ट, या फिर यूं कहा जाए कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो आपके लिए सोशल मीडिया परोसता है और कहता है कि अगर आप इन स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होते हैं तो आप शायद पूरे नहीं हैं, आप शायद ठीक नहीं हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के प्रति माइंडफुल होना ये बहुत जरूरी है और बहुत मायने रखता है। शुक्रिया वैभव। और मैं चाहता हूं कि मैं जो भी बोलूं उसको मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। तो सबसे पहले सोशल मीडिया रेगुलेशन पे आते हैं, जी। फिर हम ये जो मेल टॉक्सिसिटी और उसके लिए जो जनरलाइजेशन जिस तरीके से उसका हो रहा है उसके ऊपर आऊंगा। तो जी। सबसे पहले सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि हम शायद उस युग में पहुंच गए हैं जहां पे सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों को ना आप किसी से दूर नहीं कर सकते। मैंने एक एक दो दो साल के बच्चों को देखा है, वो निरंतर घंटों बैठ करके रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। उन्हें शायद भाषा भी नहीं समझ में आती उन रील्स की, क्योंकि एक दो साल का बच्चा क्या समझेगा, जी। लेकिन वो स्क्रॉल करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें मतलब उनसे हम किसी तरह छीन ले वो फोन, या फिर आपने अक्सर देखा होगा हम्म। हिंदुस्तान में और दुनिया के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे शराब बंद है, लेकिन हम्म। क्या वहां शराब नहीं मिलती है? बिल्कुल। मिलती है, खुलेआम मिल रही है। दुनिया भर में ड्रग्स को लेकर के तमाम रेगुलेशंस हैं, लेकिन एक पूरा कार्टेल है, माफिया है, हर चीज हो रही है। तो सोशल मीडिया पे वो लाइन और थिन हो जाती है, मतलब वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लाना या रेगुलेशन लाना और मुश्किल है। ठीक है। बिल्कुल। और मैं थोड़ा, मेरा रुख अलग है इस पे कि सरकार इस पे क्या कुछ कर सकती है। मेरा मानना है कि अगर सरकार इस पे कुछ करेगी तो फिर वो सरकार अपना फायदा देखेगी और रेगुलेशन लाएगी, मगर वो रेगुलेशन जनता की भलाई के लिए कितना होगा और सेंसरशिप के लिए कितना होगा, फिर वो थोड़ा मुश्किल सवाल है। ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ना, जो चीज इसका रामबाण है, मतलब उससे वो चीज, मतलब ये पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है, इस समस्या को आप समझा दीजिए लोगों को। क्योंकि आप हैं या मैं हूं, हम सबको पता है सोशल मीडिया मेरा समय ले रहा है। मैं ऐसे हम्म। दोस्तों से मिला हूं अपने, जो कि बोलते हैं कि यार मैं सुबह उठता हूँ, रील नहीं देखता हूं तो मेरा मन नहीं लगता। तो क्यों है? सबको पता है कि ये समस्या है। तो अगर हम्म। इस समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन किया जाए, समझा जाए कि सोशल मीडिया है क्या, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग बहुत पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उन्हें मीडिया लिटरेसी नहीं है। बिल्कुल। आप, मैं, तनिष्क भैया, हम सब जब पत्रकारिता की पढ़ाई करने आए तो हम्म। हमें चौथे सेमेस्टर में जाके मीडिया लिटरेसी नाम का विषय पढ़ाया गया। बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए आज की तारीख में मीडिया इतना हम्म। ज्यादा पावरफुल वेपन है, मतलब 6 महीने 6 दिन का बच्चा भी मीडिया के सामने है, मतलब उसके सामने मीडिया का एक्सपोजर है, किसी हम्म। ना किसी तरीके से मीडिया से वो इंटरेक्ट कर रहा है। हम्म। हमें स्कूलों में मीडिया लिटरेसी देनी पड़ेगी अपने बच्चों को। और इसमें स्कूल में जब कह रहा हूं तो मेरा तात्पर्य सिर्फ शिक्षकों से नहीं है। स्कूल मतलब माता पिता भी, क्योंकि माता पिता सबसे पहले शिक्षक होते हैं। अगर पिता पुत्र को सबसे पहले बैठा के सिखाएगा सोशल मीडिया के बारे में कि बेटा ये सही चीज है, ये गलत चीज है, एक 2-3 साल के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। तो शायद वो ज्यादा बेहतर समझ पाए। अगर पिता उसे रोकेगा तो वही बच्चा नहीं समझ पाएगा। हाँ। तो ये सोशल मीडिया की बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा समय लेके दूसरे हिस्से पे आऊंगा। मेल टॉक्सिसिटी जो शब्द है, जैसे मैस्कुलिनिटी, आजकल बहुत बात होती है मैस्कुलिनिटी। तो मेरा मानना है ना कि सोशल मीडिया से पहले भी ये चीजें थी। आप सबने देखा होगा बचपन में, जब घर के मर्दों को खाना पसंद नहीं आता था, या नमक तेल कुछ मिर्च ज्यादा हो गई, तो वो सीधा अपनी पत्नी से या घर की जो भी महिला जिसने खाना बनाया है उसे ये नहीं कहते थे कि सुनो तेल कम है या मिर्च कम है, नहीं। वो क्या करते थे? थाली पटकने लगते थे। वो जोर से ग्लास रख दिया टेबल पे, है ना। वैसे ही अगर कोई लड़का बड़ा हो रहा है, तो जैसे मैं गांव से आता हूँ, बचपन में मैं एक बहुत लंबे उम्र तक गांव में रहा हूँ। तो लड़का अगर जवान हो रहा है तो उसकी एक जो नहीं होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैसे पता चले कि लड़का जवान हो रहा है। तो जब उसे गुस्सा आने लगे, अगर 16-17 साल का लड़का अपने पिता से बहस करने लगे, चौराहे पे मारपीट करके आ जाए, किसी से गाली गलौज कर ले, तो अच्छा अभी गर्म खून है, अभी जवान है। ये जो जनरलाइजेशन है ना, और इसमें घर के पुरुष, घर की महिलाएं दोनों इन्वॉल्व होती हैं कि ये लड़का है, ये कर सकता है। क्यों हम्म। कर सकता है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या क्योंकि वो एक लड़का है, 17-18 साल का है, तो इसीलिए वो जाके किसी से बहस कर ले, गाली दे दे किसी को?
और मुझे लगता है इसमें ना बहुत बड़ा रोल हिंदुस्तान में जिस तरीके से फिल्में बनती आई हैं, जैसे आप अगर अमिताभ बच्चन की बात करें, ठीक है, तो अमिताभ बच्चन क्यों फेमस थे? उनका क्या नाम था? एंग्री यंग मैन। एंग्री मतलब जरूरी है क्या यंग मैन को एंग्री होना? जी। तो कहीं ना कहीं सिनेमा ने भी उसमें एक अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये ना कहीं मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। हाँ। इंडोनेशिया में एक रिसर्च हुई 2022 में, जिसके हिसाब से 22% जो इंडोनेशिया के मर्द हैं वो जाने जाने में ऐसी हरकतें करते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मर्द है, ये जो जनरलाइजेशन होता है, मैस्कुलिनिटी के नाम पे उन हरकतों को एक्सेप्ट किया जाता है हर सोसाइटी में। जी। वैसे ही जब हम क्योंकि युवा अवस्था के लोगों की बात कर रहे हैं, तो जब अमेरिका में हार्वर्ड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जब वहां पे रिसर्च हुई तो पता चला 17 से 21 साल के 47% ऐसे युवा हैं जिनको लगता है कि उन्हें एक मेंटल हेल्थ काउंसलर की जरूरत थी, लेकिन वो अपने माँ बाप से, अब ये हम अमेरिका की बात कर रहे हैं जिसके बिल्कुल। बारे में हम कहते हैं कि वहां सारे बायसेस खत्म हो जाते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आपको मेंटल हेल्थ की जरूरत, इस काउंसलर की जरूरत है, तो उन्होंने कहा मुझे जरूरत है, लेकिन अगर मैं काउंसलर के पास जाऊंगा तो समाज में समझा जाएगा कि शायद मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या मैं पागल हूं। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये दो तीन चीजें हैं जिसपे हमें गौर करने की जरूरत है। और मुझे लगता है ऐश्वर्या, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस चीज की आइडेंटिफिकेशन की जानी चाहिए। अगर इस वेब सीरीज के आने के बाद यूके के पीएम तक कह देते हैं कि हाँ ये हमारे देश की समस्या है, तो हमारे देश में भी मुझे लगता है कि ये चर्चा केवल एक पैनल डिस्कशन तक सीमित ही नहीं रह जानी चाहिए। इसके आगे भी बात होनी चाहिए और घरों में माता पिता को शायद कुछ नियंत्रण, या फिर कहते हैं कि इमोशनली अपने बच्चों को अवेकन करने की जरूरत है, ताकि वो, अब यहाँ पर ये भी समझना महत्वपूर्ण हो जाता है विनोद, कि आखिर बच्चे ऐसी चीजों की तरफ जाते क्यों हैं, आखिर वो कहाँ पर कमी रह जा रही है बच्चों के लिए कि उन्हें जाकर ऐसी चीजों, ऐसे विचारों को पकड़ना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी। सबसे पहले बहुत थैंक यू। और ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, क्योंकि इन प्रेजेंट बहुत ही क्रूशल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए जब उसका डेवलपमेंटल पीरियड चल रहा होता है, खासकर जैसे कि हम 13-14 साल के बच्चों की बात करते हैं ना, तो ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं एक अर्ली प्यूबर्टी एज होती है। ऑलरेडी उनके बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं उनकी फिजियोलॉजी में, प्लस कहीं ना कहीं कॉग्निटिव लेवल पे भी बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं। हाँ। सो बहुत जरूरी ये चीज है कि हमें उनको इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करवाना है जहाँ पे पहली बात ये है कि वो बहुत ज्यादा सिक्योर फील कर पाए, जी। सो दैट उनकी जो एक इंडिविजुअलिटी है और उनकी जो एबिलिटी है वो एक अच्छे वे में बाहर निकल के आ पाए। और बिल्कुल। जैसे कि आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे रीजंस हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि बच्चे ऐसी चीजें चूज करते हैं जो कि उनके लिए वो अवेयर नहीं है, बट इन फ्यूचर उनके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्रेस करना चाहूंगा। जी। जैसे कि पहली चीज होगी, पहले भी डिस्कस हुआ है इस चीज पे, जैसे कि पेरेंटिंग हो गया है ना। पेरेंटिंग बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, लाइक न्यू बॉर्न बेबी से लेके हमारी जब हम एक फुली अडल्ट पर्सन बनते हैं ना, बहुत रोल प्ले करता है कि वहां पे एक जो, अगर हम किसी लड़के की बात करते हैं तो उसके लिए उसका फादर फिगर एक रोल मॉडल बनता है ना। एक घर में जो अडल्ट मेल पर्सन है वो किस बिल्कुल। तरीके से उसको ट्रीट कर रहा है। हाँ। और कई बार ऐसा होता है हमारे इंडियन सोसाइटी में भी, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कि सुनते हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना। हम्म। कहीं ना कहीं जो एक कोई भी बच्चा होगा, अ, हो सकता है कि उसको बाहर उस तरीके से गेम्स हो गया या फिर हो सकता है कि एक्टिविटीज हो गया, घर से बाहर उसको नहीं उस तरीके से खेलना पसंद है। हो सकता है कि उसको एक अपना स्पेस पसंद हो, घर के अंदर रहना पसंद हो, घर की हाँ। अंदर की जो एक्टिविटीज होती हैं वो करना पसंद हो, अब विनोद, है मैं ना। आपसे दरखास्त तो करूंगा कि हमारे पास थोड़ी समय की पाबंदी है, इसलिए अपनी बात को संक्षिप्त में कहें प्लीज। जी जी जी, ठीक है, ओके।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इस चीज पे इफेक्ट करते हैं। हमारी पेरेंटिंग हो गया, जी हमारा पीयर ग्रुप हो गया, बिल्कुल। ठीक है, और जो जेंडर नॉर्म्स होते हैं, है ना, जेंडर नॉर्म्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे की कंडीशनिंग करने के लिए कि इन फ्यूचर वो किस सर्टेन वे में बिहेव करेगा। बट ये जरूरी नहीं कि वो बच्चा उस नॉर्म पे फिट बैठे इंडिविजुअली, है ना। और इसके अलावा हो गया हमारा कि जो आज का टॉपिक है मेल टॉक्सिसिटी जो होगा हमारा, है ना, जी कि किस तरीके से कोई भी बच्चा लाइक इंडिविजुअल लोगों में एक पीयर ग्रुप जो बनता है, उसमें कई सारे बच्चे होते हैं जो बुलिंग का शिकार भी होते हैं, है बिल्कुल। ना। तो ये सारी चीजें मिला के कहीं ना कहीं किसी बच्चे को एक इनसिक्योर फील करवाती हैं। हम्म और कहीं ना कहीं ये रीजन होता है कि बच्चे सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं खुद को हम्म। इंडल्ज करने के लिए। आपने दो जी। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स बोले हैं, जो मैंने पकड़े हैं। एक है बुलिंग का आपने जिक्र किया है, और दूसरा आपने जिक्र किया है पेरेंटिंग का। और ऐसे में मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ राहत मैम आपको। जब हम लोग देखिए बुलिंग का जिक्र करते हैं, तो बुलिंग एक बच्चा अपने आप सहता है। मुझे लगता है कि शायद पेरेंट्स को कानो कान खबर नहीं होती है। और ऐसे में जब हम पेरेंटिंग वाला विषय लेकर आते हैं, तो जब अगर हम वेब सीरीज का रेफरेंस लेते हैं, तो जो उस लड़के की थेरेपिस्ट होती है वो उसको उसके पिता के बारे में पूछती है कि तुम अपने पिता के बारे में क्या सोचते हो। लेकिन वो लड़का बात नहीं करना चाहता है अपने पिता के बारे में। तो मुझे लगता है कि दोनों पर्सपेक्टिव्स को अलग अलग तरीके से देखना महत्वपूर्ण है, कि जो टॉक्सिसिटी आ रही है वो बचपन की बुलिंग की वजह से आ रही है, या फिर जो पेरेंटिंग सही तरीके से नहीं मिली है, पेरेंट्स ने गलत तरीके से बच्चे के सामने बर्ताव किया, वहां से आ रही है। इसे कैसे हम समझें? Okay, that's a very good question, Vaibhav. I think the first thing that is required is हमें parents को educate करना चाहिए. That is the first aspect. And in educating parents, I would mean not doing comparisons. जी वो लड़का ये कर रहा है, उनका बेटा ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम बैठ के ड्राइंग कर रहे हो लड़की की तरह, और मेरी लड़की ये कर रही है, मेरा लड़का, बिटवीन सिबलिंग्स वो कंपैरिजन करते हैं। तो ये भी एक तरीके का बुलिंग हो जाता है, चाइल्ड पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर होता है। मैं एक स्मॉल एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक पेरेंट ने मुझे कॉल किया था और उसने बोला मेरा बेटा 7 इयर्स का है, 7 इयर्स। मैंने उसमें उसको स्विमिंग में डाला है, गोल्फ में डाला है, रोबोटिक्स में डाला है, और अभी मैं उसकी आईएएस की भी तैयारी करने मांगती हूँ। सो आप सोचो कितना प्रेशर उस चाइल्ड पे होगा, हाउ मच प्रेशर। That is why the maximum cases I have is anxiety, stress, getting strokes at the age of 18, 19. That is not right. And coming back to the point, like you said, was are parents to blame or is anything else to blame? See, parents are the first world of their children. Everything we learn is through imitation. So when I talked about parents should be educated, I mean educated in the way of how they regulate their emotions. All our parents eat, we need to realize that our parents are imperfect human beings also. They don't know how to regulate their emotions, and we learn to regulate our emotions looking at our parents. If I see my father getting angry every time or my mother getting angry every time, that is a language I will learn to understand myself. Most people who are bullies usually are victims of being bullied by other people also. This is a very, very strong thing to understand, because this is the language we understand and relate to. And most people who are even abuse victims have been victims of abuse before and usually marry a person who will be an abuser also. तो ये एक पैटर्न जैसी चीज फॉर्म हो जाती है. So to understand this, it's so important to go back to the grassroots, where I always say educate the parents first on how to deal with their children, how to regulate their emotions, because children are very intelligent. We have a lot of observational intelligence. We learn through just watching how parents are. We also understand when two parents have fought and they're not talking to each other and they're lying to us. हमें पता चल जाती हैं ऐसी चीजें. So I think the first thing would be for parents to understand this and to learn this. And second, to not take mental health as a weakness. As it was very well explained by some of the panelists, that even in a place like America where there are no biases, people take it as, oh no, if my child goes to a mental health therapist, फिर सोसाइटी में प्रॉब्लम हो जाएंगी, लोग क्या कहेंगे, you know.
But honestly, if each of us could go to a therapist, understand what we are going through without putting unnecessarily labels on ourselves, I think we could live a more mindful life, especially now, as I think Nishu had pointed out that very honestly that he also struggles with media consumption. And I see that is a very big problem today. So to be mindful just means to bring our mind back to the present. And if we look at our parents as our best example, that they are not consuming media, they are sitting reading a book, they want to go on a picnic with us, I think that would mean so much. Like the teacher who is here, I'm sorry, I forgot his name. Like he said, try to spend as much time with your children, learn to be their friend, play आ, with them, go on a picnic with them. बिल्कुल। राहत मैम, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या कॉग्निटिव्स को फिक्स किया जा सकता है? अब जैसे बचपन से बड़े होते हुए बच्चे के मन में जो सोचने का तरीका एक तरीके से बस गया है, क्या उसे एक उम्र में आकर बदला जा सकता है? Absolutely, and that is also a very good question. हम देखते हैं everyday life में we meet different people and they say things like, हाँ मैम मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत short tempered हूँ, मेरे father भी ऐसे हैं, उनके father भी वैसे ही थे. So things like this, or having a view of how we see people, how we look at people, like you said, is formed at a very young age. But definitely we can change these. It's because of something called neural plasticity. Neural plasticity means our brain is constantly changing. The neurons within it change, we rewire based on what we want. So if we consciously want to change how we are, how we behave, I don't want to lose my temper anymore. I don't want to see girls as an object of pleasure, or that boys के लिए इतना easy होता है, girls के लिए तो कोई, we always have it difficult. So to remove all these stereotypes and everything, we always have to ask the question, see that there is a problem. First, you have to recognize there is a problem. Once you recognize the problem, then definitely we can change these cognitive biases. रिकग्निशन मिलना जरूरी है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जी हाँ, ये समस्या या यूं कहा जाए कि ये सोचने का नजरिया हम सबके भीतर कहीं ना कहीं है। ऐसे में हमारे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है। ऐसे में फटाफट छोटे छोटे कमेंट्स में आप सबसे लेना चाहता हूँ। ऐश्वर्या, आपसे शुरुआत करते हैं। फटाफट आप कैसे कंक्लूड करेंगे कि किन चीजों पर लगाम कसना जरूरी है और क्या करना जरूरी है ताकि एक बच्चा, 13 साल का बच्चा किसी का हत्यारा ना बने? सबसे पहले तो जरूरी है उसके माँ बाप का ज्यादा से ज्यादा उससे बात करना। अगर आप उसे एक ऐसा माहौल देंगे जहां वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, जैसे अगर उसके साथ कुछ गलत हो तो वो अपने माँ बाप को बता सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कई तरीके की बातें कंफर्टेबल ही नहीं होते हैं अपने माँ बाप के साथ शेयर करने में। तो सबसे पहले उसे वैसा माहौल देना, और अगेन माँ बाप और बच्चों दोनों का मीडिया लिटरेट होना, उन्हें समझना कि सोशल मीडिया क्या है और ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है। इसकी उपयोगिताएं भी हैं लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जी। फटाफट से मैं राहत मैम आपसे चाहता हूं कि आप फटाफट से बताएं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चे के ऊपर, या वो एक महिला जिसके शायद सपने पूरे नहीं हुए और वो पूरा दिन सोशल मीडिया पर शायद रील्स के जरिए अपने सपने खोजती है। आई थिंक सोशल मीडिया एक वर्ल्ड क्रिएट करता है हमारे लिए, हाँ। वेयर हम एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं. We all wear different various masks throughout the day, but in social media we can be somebody we are not. And that is a big problem because at the end of the day वो real नहीं है. Filters के जरिए we can be more beautiful, we can look more desirable. We may live a life which is not real. जो हम देखते हैं इतने scams होते हैं of people who are not real. They show themselves और ये envy create करता है where people look at it and they say, why can't I be this person? बिल्कुल। फटाफट से तनिष, आपके पास आते हुए किन चीजों पर लगाम लगाना जरूरी है? मेरे हिसाब से ऐश्वर्या ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि घर से ये शुरुआत हो। और जैसा कि बड़े बुजुर्ग भी हमारे कहते थे कि आपकी परवरिश पे डिपेंड करता है कि आप बड़े होके कैसे बनेंगे। तो मुझे लगता है वो तौर तरीके काफ़ी अच्छे थे उस समय भी, जो जो चीज़ें हमें समझाई जाती थी। एक बहुत ही बेसिक चीज़ हमें हमारे बुजुर्ग समझाते थे कि किसी भी चीज़ की अति जो है वो अच्छी नहीं होती है।
और ये बहुत समय से बताया जा रहा है, तो इतनी सी बात भी अगर आप उन्हें अपने बच्चों को सिखा सकें तो उससे बहुत हेल्प होगी। और उसके बाद जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, उसके हिसाब से चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अडेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस पर्सपेक्टिव में आप आगे चीज़ें सिखा सकें और सीख भी सकें। बिल्कुल। फटाफट से अजय सर आपके पास आते हुए, आपके मुताबिक कहाँ पर कमी रह जा रही है, किन छूटे हुए पहलुओं को पूरा करने की जरूरत है? आपका माइक आप ऑन कीजिए प्लीज। मेरा वही कहना है कि परिवार का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। परिवार अगर अपना रोल, पेरेंट्स अपना रोल प्ले करें अच्छे से, सोशल मीडिया के जो नकली दुनिया है जिसमें बच्चे असली दुनिया फील करना चाह रहे हो, जैसे मैडम ने भी बताया, फिल्टर लगा के अपने आप को वो अपनी एक अलग दुनिया क्रिएट कर लेते हैं जिसमें उनको लगता है कि हमें पहचान मिल रही है। तो पेरेंट्स को कम से कम वो बताना पड़ेगा कि ये जो दुनिया कौन सी असली है, कौन सी नकली है, और उसके बुरे और अच्छे। पेरेंट्स का रोल मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सभी कह रहे हैं कि पेरेंट्स से बड़ा रोल किसी का नहीं है। जो पेरेंट्स समझा सकता है कोई भी नहीं समझाएगा आज की दुनिया में। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वो किसी अपने का होना, सामने एक परिचित चेहरा होना, जी। वो अपने आप में ही एक आपको एक एहसास दे देता है कि आपको सुना जा सकता है, आपका होना वाजिब है। और शायद सोशल मीडिया में वो अपने के होने का खोजना शायद हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। और ऐसे में ऐश्वर्या ने जैसे जिक्र किया, मीडिया लिटरेसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल। निभाती है। अंत में फटाफट एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, हमारे पास 1 मिनट से भी कम वक्त है। विनोद, फटाफट, आपका माइक ऑफ है। जी, मैं इस चीज में बस इतना ऐड करना चाहूंगा कि पहली चीज ये है कि किसी भी बच्चे के लिए एज अ पेरेंट हमें एक सेफ इन्वायरमेंट और सेफ प्लेस क्रिएट करके देना चाहिए, जी। सो दैट कि दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, जो भी उनके साथ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, है ना। सो दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, उनकी जो भी इनसिक्योरिटीज बाहर सोसाइटीज में को लेके हैं वो जी। अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। एंड द सेकंड थिंग कि उनका जो पीयर ग्रुप है ना, कई बार क्या होता है बच्चे फिट इन होने के लिए उस पीयर ग्रुप में बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो कि उनके विल पावर के, उनकी विल के अगेंस्ट होती हैं। हम्म। तो दे डोंट ट्राई टू डू दैट कि हमें वो चीज एक्सप्रेशन करनी और चाहिए। मीडिया लिटरेसी। चलिए, समय अपने इतने की ही इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।